Class 9th, here we are with another lecture of chapter 2, that is matter around us pure? So in this particular video I will cover up the topics concentration of a solution, suspension and its properties, colloidal solution and its properties, separation of components of mixtures, and in separation we will see obtaining colored components from black blue ink and separation of cream from milk. So let's get started. Concentration of a solution. In activity 2.2, we observed that groups A and B obtain from different shades of solutions. So we understand that in a solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied. So class, in the introduction of concentration of a solution it is given that हमने एक्टिविटी 2.2 में देखा था जिसमें हमने हेट्रोजेनस सब्सटेंसेस देखे थे कि सॉल्यूशन जो है वो शेड्स बनाता है डिफरेंट, और शेड्स ऑब्टेन होते हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर. जो सॉल्यूट होता है वो अलग शेड फॉर्म करता है और सॉल्वेंट जो होता है वो अलग शेड फॉर्म करता है उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग. Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be called a dilute, concentrated or a saturated solution. एक किसी भी सॉल्यूशन में उसके सॉल्यूट के अमाउंट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है, वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जो टर्म है वो कंपैरेटिव टर्म्स हैं. एक दूसरे के कंपैरिजन में हमें इसका यूज़ ले सकते हैं. And in activity 2.2, the solution obtained by groups A is dilute as compared to that of obtained by group B. जैसे कि एग्जाम्पल में आपको A और B को कंपेयर करते हुए कह दिया कि A वाला dilute है as compared to B. Now another activity, it is given activity 2.3. So in this activity you have to take 50 ml of water इन टू सेपरेट बीकर्स, और एक बीकर में आपको सॉल्ट ऐड करना है और दूसरे बीकर में आपको या तो शुगर या फिर बैरियम क्लोराइड ऐड करना है और उसे कंटिन्यूसली स्टेयरिंग करते रहना है, मीन्स उसे कंटिन्यूसली मिलाते रहना है. व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड, ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब उसके अंदर आप और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं ऐड कर पाएंगे. सॉल्यूट क्या है हमारा यहाँ पे? सॉल्यूट है सॉल्ट, शुगर या फिर बैरियम क्लोराइड आपने जो दूसरे बीकर में ऐड किया है वो, ये हमारे सॉल्यूट्स हैं. तो एक टाइम आएगा जब ये और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगे. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको हीट करना है इस पूरे कंटेंट को, बीकर को, और टेम्परेचर को 50 डिग्री राइज़ कर देना है. और 50 डिग्री राइज़ होने के बाद में सॉल्यूट को फिर से ऐड करना स्टार्ट करना है. तो क्लास इस एक्टिविटी से आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे. आप देखेंगे कि जो वाटर है वो गिवन टेम्परेचर पर जो जितना अमाउंट सॉल्ट और जितना अमाउंट ऑफ शुगर या फिर जितना अमाउंट ऑफ बैरियम क्लोराइड अपने अंदर डिज़ोल्व करता है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है. हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी है डिज़ोल्व होने की. एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution. एक given temperature पर कोई सॉल्यूट जितना सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है, जितना सॉल्ट डिज़ोल्व करने की उसकी कैपेसिटी होती है, उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर दूसरे वर्ड्स में हम कहें कि ऐसा एक टाइम एक गिवन टेम्परेचर पर जब एक सॉल्यूशन अपने अंदर ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर पाता है, जितना उसके अंदर ऐड है उससे ज़्यादा नहीं कर पाता है, उस वक्त उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द saturated solution at this temperature is called its solubility. और इस point of time पर एक saturated solution में जितना solute present होता है उसे कहते हैं उस solution की solubility. So इस पैराग्राफ में हमने यही देखा कि saturated solution क्या होता है और solubility क्या होती है. If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. Suppose class अगर एक सॉल्यूशन
है जिसका सैचुरेशन लेवल नहीं पहुंचा है, मींस उसके अंदर और ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो सॉल्यूट को और ज़्यादा अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, उस वक्त उस अनसैचुरेटेड. What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा अगर आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कोई सर्टेन टेम्परेचर तक ले जाएंगे और उसे धीरे धीरे स्लो डाउन करते रहेंगे? सोचिए क्या होगा. थिंक ऑफ इट. We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at same temperature. So क्लास यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की हुई है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के, हाँ, जब वो किसी सॉल्वेंट के अंदर एडेड होते हैं, एज ए सॉल्वेंट एडेड होते हैं, तो उनकी अलग अलग सॉल्युबिलिटीज़ होती है सेम टेम्परेचर पर. यानी कि जो हमारी सैचुरेशन की बात हमने कही है वो किसी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है. अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते रहेंगे तो उनका सैचुरेशन जो है वो भी चेंज होगा. The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount, mass or volume of solution, or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent. So here the concentration of a solution definition is given. Concentration of solution क्या होता है कि एक solution के अंदर amount of solute कितना present है mass में और volume में, okay, and the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent. गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हमारा कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो चुका है उसे ही कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि मेनली ये डिपेंड किस पर हो रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर. ये इसका फॉर्मूला है, दैट इज़ concentration of solution is equal to amount of solute divided by amount of solution, or we can say amount of solute upon amount of solvent. These both formulas are for concentration of solution. There are various ways of expressing the concentration of a solution, but here we will learn only two methods. बहुत सारे ways हैं concentration of solution को express करने के लिए, but यहाँ पर हम सिर्फ दो ways ही देखेंगे, mass by mass percentage and mass by volume. Number one method is of mass by mass percentage, means mass of solute upon mass of solution multiply by 100. तो 100 से मल्टीप्लाई करने से इसका परसेंटेज आ जाएगा. सो दिस इज़ द मेथड टू ऑब्टेन कॉन्सेंट्रेशन व्हेन द मास इज़ गिवन. एंड सेकेंड मेथड इज़ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ गिवन. सो इट्स फॉर्मूला वुड बी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. So let's do an example related to this. It is given in your NCERT's books. A solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass per percentage of the solution. आपको गिवन है क्वेश्चन में कि आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट का आपको मास दिया हुआ है, प्लस आपको वाटर का, डेट मीन्स सॉल्वेंट का मास भी गिवन है. सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले सॉल्यूशन का मास निकालना है. सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए आपको मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट करना होगा, डेट मीन्स 40 प्लस 320 grams and it equals to 360 grams. Then put it in formula, then you will get the answer by calculations. It would be 11.1%. So here you can take the summary notes, what we have learned about this topic. Saturated solution का हमने देखा कि saturated solutions क्या होते हैं. Let's quickly revise this also कि किसी भी given temperature पर एक solution के अंदर कितना amount of solute dissolve होता है, वो उस solution को हम saturated solution कहते हैं. Unsaturated जब amount of solute जो dissolve है वो और ज़्यादा हो सकता है उसके अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर, तब उससे कहेंगे अनसैचुरेटेड. यहाँ पे ये
बाय मिस्टेक सैचुरेटेड लिखा हुआ है बट इट इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. Then second is solubility. The amount of solute present in the saturated solution at a given temperature is called its solubility. किसी भी saturated solution में amount of solute at a given temperature कितना present है उसे ही उसकी solubility कहते हैं. Now the next topic which we have to study is what is a suspension. Non-homogeneous systems like those obtained by group C in activity 2.2 in which solids are dispersed in liquids are called suspensions. देखिए ऐसे systems जो नॉन होमोजेनस होते हैं, नॉन होमोजेनस मीन्स हेट्रोजेनस, जो सेम नहीं रहते. एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं सैंड इन वाटर. तो सैंड इन वाटर का सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड रहता है, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं रहता. जब आप वाटर के अंदर सैंड को मिक्स करते हैं तो सैंड के पार्टिकल्स ऑलरेडी डिस्पर्स्ड रहेंगे, वो हमें ईजिली विजिबल होंगे. तो वो एक सस्पेंशन है and it is a non-homogeneous system. So here the definition is given. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. एक ऐसा मिक्सचर होता है सस्पेंशन, हिट्रोजिनस होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिज़ोल्व नहीं होते हैं जबकि सस्पेंडेड रहते हैं पूरे मीडियम के बल्क में, और वो नेक्ड आई से भी विजिबल रहते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सस्पेंशन. सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजिनस मिक्सचर. सस्पेंशन एक हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है. नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज. सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट to it and make it its path visible. पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंशन के वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं और जो पाथ है वो उसमें से विजिबल दिखता है. इसे अगर आपको याद है तो इस टर्म को टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं. डैट मीन्स जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, उनके थ्रू हम लाइट को पास होता हुआ देख सकते हैं, उसके पाथ को हम ईजिली देख सकते हैं. The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed but a suspension is unstable. solute particles अगर थोड़े टाइम के लिए सस्पेंशन को undisturbed छोड़ दिया जाए तो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन एक सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल रहता है. They can be separated from the mixture by the process of filtration. हम physical method से, that is filtration is physical method, हम physical method से suspension के particles को अलग अलग कर सकते हैं. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. जब पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं तो सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है और उस वक्त वो किसी भी तरीके की लाइट बीम को स्कैटर नहीं करेंगे. डैट मीन्स वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेंगे. सो हेयर वी कैन टेक एज अ समरी नोट्स दैट इज a suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Example, chalk in water, smoke in the air. आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अगर आप वाटर में चॉक को ऐड करेंगे तो आपको चॉक के पार्टिकल्स ईजिली विजिबल होंगे. दैट मीन्स इट इज़ अ सस्पेंशन. एंड स्मोक इन एयर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन. नेक्स्ट दीज आर प्रॉपर्टीज़. ये हम देख चुके हैं. यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड रिवाइज इट. Moving to the next topic, what is a colloidal solution? The mixture obtained by group D in activity 2.2 is called a colloid or colloidal solution. The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution due to the relatively smaller size of particles as compared to that of suspension. The mixture appears to be homogeneous. सो क्लास कॉलोइडल सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ, और कॉलोइडल सॉल्यूशन का फॉर एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ मिल्क. डेट मीन्स ऑयल इन वाटर इज़ अ बेसिक एग्जांपल ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन.
एक कॉलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुए हुए रहते हैं और इनकी जो साइज़ होती है वो रिलेटिवली स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं तो इजीली विजिबल होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, बट कॉलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो मिक्सचर जो है होमोजेनस लगता है कि वो होमोजेनस है बिकॉज हमारी नेक्ड आई से हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, इसलिए वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लगता है पूरा सॉल्यूशन। बिकॉज ऑफ द small size of colloidal particles we cannot see them with naked eyes। स्मॉल साइज़ की वजह से ही हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। लेकिन ये पार्टिकल्स स्मॉलर साइज़ होने के बावजूद विजिबल लाइट को ईजिली स्कैटर कर सकते हैं और ये जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज़ ऑल्सो नोन एज, दिस फिनोमेनन इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। और ये जो नेम था ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर ही दिया गया था, जिन्होंने इस अफेक्ट को डिस्कवर किया था उन्हीं के नेम पर इसका जो है नेम दिया हुआ है। लेट मी जस्ट शो यू। सो हेयर यू कैन सी जॉन टिंडल इनका पूरा नेम है और इन्होंने ही, ये एक इरिश फिजिसिस्ट है, इन्होंने डायमैग्नेटिज्म पर भी स्टडी की हुई है और इन्होंने ही टिंडल इफेक्ट दिया था। सो क्लास आपकी बुक्स के अंदर ये डायग्रामेटिकली वे में बहुत अच्छे से टिंडल इफेक्ट को शो किया गया है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू ए स्मॉल होल। अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो तो अगर एक बंद कमरे में स्मॉल होल हो, जैसे झरोका टाइप का जो होता है, वहाँ से हमें लाइट एंटर होती हुई उसकी पूरा पाथ विजिबल होता है और उसी से हमें स्मोक भी दिखता है, कभी कभी डस्ट के पार्टिकल्स भी दिखते हैं, कभी कभी हमें धूप में जब सन रेज जो हैं वो आ रही होती हैं छोटे से होल से रूम के अंदर, तो उसके अंदर हमें डस्ट पार्टिकल्स ईजिली विजिबल होते हैं, तो वो ही एक्चुअल में टिंडल इफेक्ट है। और यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट से दिखाया गया है, ये नीचे सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे ए वाले में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और बी वाले में वाटर एंड मिल्क का सॉल्यूशन है, और तो हम देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा, उसके अंदर से जो पाथ है लाइट का, यहाँ पे कोई पाथ हमें शो नहीं हो रहा है, इसलिए टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। बट अगर बी वाले में देखें हम, जिसके अंदर वाटर और मिल्क एडेड है, उस सॉल्यूशन के हमें ईजिली यहाँ पे हम पाथ देख सकते हैं लाइट का, डेट मीन्स ये टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है, यानी कि सस्पेंशंस सॉल्यूशंस जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट गिवन। एक फॉरेस्ट के अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से टिंडल इफेक्ट शो होता है। Next is properties of a colloid. A colloid is a heterogeneous mixture। हमने पहले भी देखा है कि colloid जो है heterogeneous mixture है। It seems to be homogeneous, but it is a heterogeneous mixture. The size of particles of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes। साइज़ बहुत ही छोटी होती है पार्टिकल्स की, इसलिए हम इनसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and makes its path visible. That means they show Tyndall effect. They do not settle down when left undisturbed. That is, a colloid is quite stable. Colloid stable होता है, जबकि सस्पेंशन स्टेबल नहीं होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। कॉलोइड सेटल डाउन नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेबल सॉल्यूशंस कहे जाते हैं। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration. That means physical method से हम एक colloidal solution को separate नहीं कर सकते हैं. But special technique of separation known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles. लेकिन special technique है जिसका नेम है एक separation का centrifugation, उससे हम colloidal solutions को separate कर सकें। 2.5 एक्टिविटी में परफॉर्म करके दिखाया गया है।
The components of a colloidal solution are the dispersed phase and medium. एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट. सो उसी तरीके से आप उसी वे में समझिए इसे भी कि एक कॉलोइडल सॉल्यूशन के भी दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स मीडियम जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है डिस्पर्स. जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है फेस है, उससे हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम. और ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, अपने अंदर डिस्पर्स्ड फेस को सस्पेंड करता है. कॉलोइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट. क्लासिफाई किया गया है कॉलोइड्स को अलग के स्टेट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है. फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं. तो इन्हीं के अकॉर्डिंग कि हम देखते हैं कि डिस्पर्जन मीडियम कौन से स्टेट में है और डिस्पर्स्ड फेस कौन से स्टेट का है. एग्जांपल जो है आपको टेबल के अंदर शो दिए हुए हैं, अभी हम वो भी देखेंगे. सो टेबल से पहले लेट अस समराइज दीज पॉइंट्स. Colloidal solution is a heterogeneous mixture of particles lies between true solution and suspensions. Colloidal solution heterogeneous mixture होते हैं और इनके साइज़ की पार्टिकल्स की साइज़ सस्पेंशन से छोटी होती है और ट्रू सॉल्यूशन से बड़ी होती है, लेकिन फिर भी हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. और colloidal solutions जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. सो ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं colloidals की. लेट अस समराइज. फर्स्ट वही है कि हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, पार्टिकल्स नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते हैं. सेकंड इज़ सेम हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं और फिल्टर पेपर से हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं. साइज़ जो है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक की होती है इनकी. देन इट इज़ अ स्टेबल मिक्सचर. डेट मीन्स अगर हम उन्हें थोड़े टाइम तक अनडिस्टर्ब रखेंगे तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे. And they do not settle down when left undisturbed. That means they are quite stable. अब देख लेते हैं टेबल. ये टेबल है मेन colloidal solutions की. NCERT बुक्स में कुछ इस तरीके की दी हुई है ये. सो इसमें आप देख सकते हैं डिस्पर्स्ड फेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये इनमें है. और डिस्पर्स्ड मीडियम भी इन्हीं स्टेट्स में है, गैस, लिक्विड, सॉलिड. एक नहीं है इसके अंदर. टोटल ये कितने हैं? टोटल हमारे पास हैं ये 8. और एक नहीं है इसके अंदर, डैट इज़ गैस इन गैस कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज गैस इन गैस कॉलोइडल सॉल्यूशन होता ही नहीं है. गैस इन गैस का कोई सॉल्यूशन नहीं बन सकता, कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं बन सकता. इसलिए हमारे पास ये 8 सॉल्यूशंस प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 देख लेते हैं. वैसे ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, हमें इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल है लिक्विड इन गैस. डेट मीन्स जो डिस्पर्सिंग मीडियम है, यानी कि जो सॉल्वेंट टाइप का जो कंपोनेंट है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो कंपोनेंट है वो गैस है यहाँ. और सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट जो है डिस्पर्स्ड फेस, दैट इज़ लिक्विड. तो उसे हम कहते हैं एरोसॉल. फॉर एग्ज़ाम्पल फॉग, क्लाउड्स एंड मिस्ट. सो अगर कभी पूछा जाए आपसे, ये पूछ सकते हैं कि फॉग जो है वो किस टाइप का कॉलोइडल सॉल्यूशन है, तो आप कहोगे कि वो एक एरोसॉल है. और कभी कभी उसका फेज़ और मीडियम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका फेज़ जो है वो लिक्विड है और मीडियम उसका लिक्विड है. ऐसे ही सॉलिड इन गैस को भी एरोसॉल ही कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट. नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, उसे हम फोम कहते हैं और शेविंग क्रीम इसका एग्जाम्पल है. देन वी हैव लिक्विड इन लिक्विड, उसे हम इमल्शन कहते हैं. मिल्क और फेस क्रीम इसका एग्जाम्पल है. सॉलिड इन लिक्विड, उसे हम सॉल कहते हैं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड इसका एग्जाम्पल है. गैस इन लिक्विड, उसे भी हम फोम कहेंगे. फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. प्यूमिक्स एक स्टोन होता है जो बार्बर्स मेनली यूज़ करते हैं. लिक्विड, सॉलिड,
इसे हम जेल कहते हैं। जब सॉलिड मीडियम हो और उसमें लिक्विड डिस्पर्स्ड फेस हो तब उसे जेल कहेंगे। फॉर एग्जांपल जेली, चीज़ एंड बटर। देन सॉलिड एंड सॉलिड, जिसे हम सॉलिड सॉल्ट कहते हैं। कलर्ड जेमस्टोन्स और मिल्की ग्लास इसके एग्जांपल्स हैं। सो ये सब एग्जांपल्स और इनके टाइप आपको लर्न होने चाहिए। Next topic we have is separating the components of a mixture. We have learned that most of the natural substances are not chemically pure. Different methods of separation are used to get individual components from a mixture. Separation makes it possible to study and use the individual components of a mixture. देखिए सेपरेशन से क्या होता है, एक मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में हम जान सकते हैं। अलग अलग कंपोनेंट्स को हम अलग करके उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर मिक्सचर में होंगे तो वो यूज़ेबल नहीं होंगे कभी कभी, और हम उन्हें अलग अलग सब्सटेंसेस में प्योरीफाई करके उनका यूज़ ले सकते हैं। इसीलिए और इसी वजह से इसकी पॉसिबल स्टडी भी हो सके ताकि एक कंपोनेंट की। तो ये सब रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम करते हैं सेपरेशन। Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constitutional methods like sieving, filtration that we use in our daily life, day-to-day life. So जो heterogeneous mixtures होते हैं, यानी जिसके ऐसे मिक्सचर्स जिनमें सेम स्टेट्स नहीं होता, पार्टिकल का डिफरेंट स्टेट्स होता है, उनके अंदर कुछ सिंपल फिजिकल मेथड्स है। फॉर एग्जांपल हैंड पिकिंग, यानी हाथ से मैनुअली अलग अलग पार्टिकल्स को सेपरेट करना। सीविंग, डेट मीन्स छानना। फॉर एग्जांपल किसी सॉलिड को हमें लिक्विड में से सेपरेट करना है तो हम उसको सीविंग के थ्रू हम कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन का थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये सब हैं जो हम डे टू डे लाइफ में ये प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। और कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कुछ ऐसे मिक्सचर्स के लिए जिन्हें हम इन नॉर्मल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, उनके लिए हम स्पेशल टेक्निक्स यूज़ में लेते हैं। नंबर 1 जो सेपरेशन है वो है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। ब्लू ब्लैक इंक में से हम डाई कैसे, यानी जो कलर्ड कंपोनेंट है उससे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। सो एक्टिविटी 2.4 इज़ गिवन हियर। So in this activity you are told to take a beaker and fill half it with water. आपको एक बीकर लेना है और उसको आधा वाटर से फिल करना है। देन आपके ऊपर, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, बीकर के अंदर आपने वाटर ले लिया और इसके ऊपर आपने चाइना डिश को रख दिया और इस चाइना डिश के ऊपर आपने इंक रखी है, जिस इंक से हमें डाई को सेपरेट करना है, कंपोनेंट को ऑब्टेन करना है। और इससे फिर हीट के ऊपर फ्लेम के ऊपर रख दिया हीट होने के लिए। तो हमने ऐसा इसलिए किया है बिकॉज वी डू नॉट वांट टू डायरेक्टली हीट इंक, इसलिए हमने उसे वाटर के ऊपर एडजस्ट किया है ताकि हम उसे वेपर्स के थ्रू हीट कर सकें और डायरेक्टली उसके ऊपर हीट ना जाए। तो आप देखेंगे जब आप उसे हीट करना स्टार्ट करेंगे तो वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगी और ऐसा एक टाइम आएगा जब वेपर्स स्टॉप हो जाएंगी और ज़्यादा आगे वेपर्स नहीं बनेंगी। तो उस वक्त आपको फ्लेम को स्टॉप कर देना है, उस वक्त आपको ज़्यादा हीट नहीं करना है और फिर आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। सो इस एक्टिविटी से आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू थिंक दैट गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। आपको क्या लगता है कि वॉच ग्लास में से क्या इवेपोरेट हुआ होगा। ऑब्वियसली वॉच ग्लास में से वाटर इवेपोरेट हुआ होगा। इज़ देयर अ रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। येस ऑफ कोर्स देयर वाज अ रेसिड्यू। जो इंक हमारी मेन कंपोनेंट थी वो वहाँ पे बच जाती है वॉच ग्लास के ऊपर। What is your interpretation? Is ink a single substance pure or is it a mixture? आपके इंटरप्रिटेशंस क्या हैं कि क्या इंक सिंगल सब्सटेंस है, प्योर है, और इज़ इट अ मिक्सचर, कि वो एक मिक्सचर है। तो ऑब्वियसली वो एक मिक्सचर है, क्योंकि प्योर होती तो हमें ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्योर होती तो उसमें से वेपर्स नहीं बनती, बट उसमें से वेपर्स बन रही थी। डेट मीन्स इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर।
और इस एक्सपेरिमेंट से हमें हमारी ये ऑब्जर्वेशंस थी कि हमने वॉलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से इवापोरेशन के मेथड के थ्रू सेपरेट कर दिया। अब वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं? वॉलेटाइल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वेपर्स बन सकती हैं। ऐसे कंपोनेंट जिनकी वेपर फॉर्म हो सकती है उन्हें हम वॉलेटाइल कंपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट था वो वाटर था और वो वॉलेटाइल था, इसलिए उसका इवेपोरेशन हो गया और वो उड़ गया और सेपरेट हो गया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से, जो कि हमारी डाई है। सो दिस वाज अबाउट दिस मेथड। लेट अस रिवाइज। ये हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल मेथड्स के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं, हैंड पिकिंग, सीविंग और फिल्ट्रेशन के थ्रू। एंड हमने ये देखा कि इंक को हम इवापोरेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं और इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपराइजेज ईजीली देन द सॉलिड। ये इस फैक्ट के ऊपर बेस है कि लिक्विड ईजीली वेपराइज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अगर इंक के अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल होता, वाटर नहीं होता सॉल्वेंट, तो वो वेपराइज नहीं होता, बट उसके अंदर वाटर था, लिक्विड था एज ए सॉल्वेंट, तो वो ईजीली वेपराइज हो गया। और helps in separating volatile substances from non-volatile substances। और evaporation process एक ऐसा process है जो हमें volatile substance से non-volatile substance को separate करने में help करता है। So next separation we have is how can we separate cream from milk। मिल्क में से क्रीम हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? Nowadays we get full cream, toned and double toned varieties of milk packed in polypacks or tetra packs in the market. These varieties of milk contain different amounts of fat. सो क्लास, आपने मार्केट्स में देखा होगा कि मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मिल्क बेसिकली जो होता है वो अलग अलग पैकेजिंग में मिलता है, अलग अलग टाइप्स का मिलता है, बहुत सारी वेराइटीज़ का मिलता है। आपको जैसा पसंद है आप वैसा ले सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन है सो इतना अवेलेबल नहीं होगा, फिर भी मिल्क इज़ अवेलेबल। सो वो कैसा कैसा फॉर्म में मिलता है हमें? फुल क्रीम जिसमें पूरा टोटल फैट होता है, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज़। इनके अंदर फ़ैट की क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा होती है और ये इनके पैकेजिंग भी कैसी होती है, या तो पॉली पैक्स में होता है या फिर टेट्रा पैक्स में होता है ये, और फैट के अकॉर्डिंग ही इसकी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। सो अब इसमें से हमें क्रीम को ऑब्टेन करना है। सो एक्टिविटी 2.5 इज़ गिवन हियर। सो क्लास, इस एक्टिविटी में आपको कहा गया है कि टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। आपको क्या करना है? मिल्क लेना है, फुल क्रीम मिल्क एक टेस्ट ट्यूब में, और उससे फिर सेंट्रीफ्यूग करना है 2 मिनट्स तक। एक सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होती है, उसके अंदर आपको उसे 2 मिनट्स तक रखना है। अगर सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन अवेलेबल नहीं है स्कूल्स में तो आप अपने होम का मिल्क चर्नर भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क मिक्सर जो होता है वो एज ए यूज़ हो सकता है। एंड if you have a milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream from milk and how they make cheese paneer from milk। अगर आपके आसपास कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ आप विज़िट कीजिए और उनसे पूछिए कि आप मिल्क को क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं मिल्क से, और चीज़ या फिर पनीर कैसे बनाते हैं मिल्क से। सो आफ्टर 2 मिनट्स रखने के बाद में सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में मिल्क को 2 मिनट्स रखने के बाद में ये आपसे पूछ रहा है कि मिल्क की चर्निंग के बाद में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस। सो क्लास, क्या होता है कि हमने पहले वाले जो प्रोसेस में डाई को सेपरेट किया था तो वहाँ हमने इवेपोरेशन का यूज़ किया था, और हम यहाँ पर आप बोलेंगे कि फ़िल्ट्रेशन भी तो यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर से भी हम फ़िल्टर कर सकते हैं पार्टिकल्स को, बिकॉज़ क्रीम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं। बट फ़िल्ट्रेशन में क्या होता है, कई पार्टिकल्स पास आउट हो जाते हैं और वो फ़िल्टर नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए कुछ अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट्रीफ्यूजिंग एक टेक्निक है, उनमें से वो यूज़ की जाती है। तो सेंट्रीफ्यूजिंग जो टेक्निक है उसके अंदर एक प्रिंसिपल वर्क करता है, डैट इज़ denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly।
सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में रैपिडली स्पिन किया जाता है उस पूरे कंटेनर को, जिस कंटेनर में मिल्क या कोई भी कंपोनेंट है वहाँ पर। जब रैपिडली स्पिन करते हैं तो जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, मींस जो ज़्यादा डेंस हैं, ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स हैं, वो बॉटम की तरफ फोर्सफुली बॉटम की तरफ आ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो टॉप के ऊपर रह जाते हैं। तो इस तरीके से अगर डेंसर और लाइटर पार्टिकल्स से कोई चीज़ मिल करके बनी हुई हो है तो इस तरीके से सेपरेट हो जाती है, और यही रीज़न है कि हम क्रीम को मिल्क में से सेंट्रीफ्यूजन के प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। नाउ वी आर गिवन सम एग्जाम्पल्स एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूजिंग, दैट इज़ used in diagnostic laboratories for blood and urine test। ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए सेंट्रीफ्यूजन का यूज़ किया जाता है। यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। मिल्क को बटर में से बटर को मिल्क में से एंड क्रीम को मिल्क में से ऑब्टेन करने, जैसे आपकी मदर मक्खन ऑब्टेन करती है ना, छाछ में से मक्खन निकाला जाता है, तो उसी वे में वो एक सेंट्रीफ्यूजन मशीन ही है। उसको हम रैपिडली क्या करते हैं, स्पिन किया जा रहा है, तो उसी वजह से जो डेंसर है, लाइटर जो बटर होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो डेंसर जो मिल्क या जो लस्सी रहती है वो नीचे रह जाती है। तो वो ही एक तरीके का प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूजन। हनी को भी इसी तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। वॉशिंग मशीन के अंदर भी वेट क्लोथ्स के अंदर से वाटर को स्क्वीज़ आउट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। So here the summary notes is given here. The process of centrifugation you can read, we have already discussed it. Then this is the process of centrifugation। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको कि सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस कैसे होता है। दिस प्रोसेस इज़ कैरीड आउट बाय द मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस सेंट्रीफ्यूज मशीन से कैरीड आउट होता है। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड। जैसे कि हमने पहले ही देख लिया, कभी कभी पार्टिकल्स छोटे होते हैं इसलिए वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, इसलिए उन्हें सेपरेट करने के लिए हमें दूसरी टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है। मिक्सचर को रोटेट किया जाता है रैपिडली, और इस रोटेशन से क्या होता है, हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन टू दी बॉटम, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज दैट डेंसर are forced to the bottom and the liquid being lighter remains at the top. So this was about centrifugation. I hope you all are understood about this. Thank you.